वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। जो ZTVL का जो सलेबस है उनका जो जॉब रिलेटेड पार्ट है उसमें से हमने NPV और IR कर ली है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम जो है वो कॉन्सेप्ट और MCQs कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जो है वो देखिएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जिसको हम CGS कहते हैं वो क्या है, इज़ एनी डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप ये क्या है कि कंपनी ने कोई गुड्स जो है ना वो जो सेल किए हैं उनसे रिलेटेड क्या हो, डायरेक्ट कॉस्ट जो एसोसिएटेड हो वो क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। ज़ाहिर है कंपनी जब कोई गुड्स सोल्ड करती है तो पहले वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करती है, तो उनसे रिलेटेड क्या होती है, जो डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो क्या होती है, वो एसोसिएटेड होती है। और फिर वो गुड्स क्या हो कंपनी ने सेल की हो, ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड जो भी जो है ना वो जो डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड होती है वो क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना क्या होती है, वो कहलाती है। ये जो मैंने चीज़ हाईलाइट की है उसको आपने क्या करना है, उसको याद रखना है। ठीक है, अब ये सुन मैं आपको बता दूं कि जो है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो क्या होती है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो बता दूं, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ये क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड, ठीक है ना, डायरेक्टली एसोसिएटेड। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा उसको भी, क्योंकि ये आपसे जो है ना MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कॉस्ट COST डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कंपनीज प्रोडक्शन। जो कंपनी की प्रोडक्शन से डायरेक्टली क्या होती है, वो एसोसिएटेड होती है, वो क्या होती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, अगर ठीक है, जो कंपनी क्या करती है, इनकर करती है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या कोई सर्विस को एक्वायर करने में, ठीक है ना, या जो एक्सपेंसेस सर्विसेज को एक्वायर करने में या गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो लगाती है, वो सारे क्या होती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना क्या होती है, वो कहलाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल जो है ना यहाँ पर देता हूँ कि डायरेक्ट कॉस्टेस क्या है। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट की मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, DM मैंने लिख दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल। मिसाल के तौर पर कंपनी क्या करती है, एक कार बनाती है, ठीक है ना, उसमें क्या होती है, उनको चाहिए स्टील चाहिए होता है, ठीक है ना, तो स्टील क्या होता है, वो कंपनी में क्या होती है, कार को प्रोड्यूस करने में क्या होती है, वो यूज़ होती है। तो वो क्या है, कार के लिए क्या है, वो क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। और वो क्या है, वो डायरेक्ट कार है, क्योंकि वो क्या होता है, वो डायरेक्ट क्या ना, वो क्या होती है, कंपनी की प्रोडक्शन से जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है उनसे डायरेक्टली क्या है, वो एसोसिएटेड है, या उस चीज़ की प्रोडक्शन में वो क्या होता है, वो इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, इसी तरह क्या है, वो डायरेक्ट लेबर है। ज़ाहिर है जाना कंपनी ने वो कार असेंबल का जो कुछ लेबर लगाए होते हैं, ठीक है ना, उसने कार को असेंबल करना होता है, बनाना होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो डायरेक्ट लेबर जो है ना वो भी इसमें डायरेक्ट कॉस्ट में जो है ना क्या होती है, वो आती है। ठीक है ना, इसी तरह जो आपका जो फैक्ट्री है, जहाँ पर वो कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पर फैक्ट्री का जो बिल हो गया, ठीक है ना, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, उस फैक्ट्री का जो ना यूटिलिटी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, सारे जो ना वो पानी वगैरह सारा वो इसमें आ जाती है। ठीक है, यूटिलिटी बिल हो गया फैक्ट्री का, तो ये क्या है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है। फिर इसमें क्या है, कुछ स्टेशनरी का सामान हो गया, पेन हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है, जो फैक्ट्री में यूज़ की जाती है वो क्या होती है, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होती है, वो आ जाती है। ठीक है ना, इस तरह जो ना वो फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है ना, फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो भी क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट में आती है, क्योंकि वो क्या होती है, उस चीज़ की कंपनी के प्रोडक्शन से डायरेक्टली क्या होती है, वो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। ठीक है ना, जहाँ पर वो चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है उस फैक्ट्री का रेंट देना वो देना होता है। ठीक है ना, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन PORTATI और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना, मैं रेटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं साथ साथ जो ना वो बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, इसमें क्या आ जाती है, कैरेज इनवर्ड आ जाती है। ठीक है ना, ये हम टेक्निकली इसको वर्ड को हम मैनेजमेंट साइंसेस जो स्टूडेंट होगा उनको ये पता होगा, ठीक है, या जो कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, या क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड इसे कहते हैं। ठीक है ना, कैरेज इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड ENWARD। ठीक है ना, कैरेज इनवर्ड और कैरेज CARRIAGE कैरेज आउटवर्ड है। अगर फैक्ट्री में कोई सामान आता है, ठीक है, ज़ाहिर उसके ऊपर जो है ना कोई कॉस्ट तो लगेगा ना, व्हीकल जो इसमें लाया जा रहा है, ठीक है, या फैक्ट्री से सामान को जो है ना वो बाज़ार में जो है ना वो ले जाया जा रहा है, ठीक है, सेल करने के लिए, तो उसका जो खर्चा तो आएगा ना व्हीकल वगैरह का, तो वो क्या होती है, वो कैरेज इनवर्ड होती है। फैक्ट्री में सामान आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल आता है, वहाँ से फैक्ट्री में जाता है बाज़ार की तरफ सेल करने के लिए, यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड जो उसका किराया होगा वो लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली उस चीज़ से प्रोडक्शन से डायरेक्टली क्या होता है, वो एसोसिएट होता है, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। ठीक है ना, तो आपने इसको जो है ना वो एग्जांपल भी साथ जो है ना वो रखनी है। ठीक है, तो आपसे जो है ना वो MCQs में आगे डिस्कस करूँगा, आपसे इसमें से कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन सबको आपने याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो गया,
है ना। फैक्ट्री जहाँ रेंट हो गया, फिर सप्लाईज हो गया, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, जिसमें मैंने कहा कि स्टेशनरी हो गया, पेन रजिस्टर वगैरह सारा, ठीक है ना, जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड हो गया, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, उनको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे है कि रिपोर्टेड इनकम मीन्स इनकम स्टेटमेंट। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या होती है, जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट उसमें क्या होता है, उनको रिपोर्ट की जाती है। अब इनकम स्टेटमेंट जैसे मैं आपसे बता दूं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, वो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कंपनी क्या कर रही है, कि वो प्रॉफिट कमा रही हैं या लॉस कमा रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, वो कौन बताता है, वो आपका इनकम स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी क्या होती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है या इनकम जो है ना वो सॉरी या वो लॉस में जा रही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक हो गया। अब इसका कुछ फार्मूला में भी इसमें से क्या आपसे वो MCQ जो है ना वो सॉरी न्यूमेरिकल आपसे जो है ना वो पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री ली जाती है, फिर इस साल के अंदर जो है ना आपने मजीद परचेजेस किए हैं और उस साल में जो इन्वेंट्री बच गई है वो क्या होती है, वो माइनस की जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये कि बिगिनिंग इन्वेंट्री, ये पिछले साल की जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो इस साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है, ठीक है। इस साल, ठीक है, परचेजेस क्या है, इस साल आपने मजीद परचेजेस किया, और एंड इन्वेंट्री क्या होती है, इस साल के दरमियान जो बच गई इन्वेंट्री, तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे एंड इन्वेंट्री तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये साल कौन सा है, 2022 है, ठीक है ना, 2022 है, ठीक है ना। MCQs के मैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर क्या था, 2021 में कंपनी के पास एंडिंग इन्वेंट्री कितना था, ठीक है ना। 2021 में कंपनी के पास इन्वेंट्री था, मिसाल के तौर पर उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी डे स्ट्रेंथ इस एंडिंग इन्वेंट्री की, वो 2000 रुपीज़ थी, ठीक है ना। तो अब डे स्ट्रेंथ ये जो पिछले साल का जो है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है ना, वो अगले साल का क्या होती है, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कहूँगा कि 2022 में क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेरे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री बन गई है, ठीक है ना। पिछले साल का जो एंडिंग इन्वेंट्री था, जो बच गई थी पिछले साल, वो अगले साल का क्या होगा, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, वो बन जाएगा, ठीक है ना। ये बिगिनिंग है या स्टार्टिंग इन्वेंट्री, वो इस साल का 2022 से क्या बन जाएगा, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। अब इस साल हमने मज़ीद परचेजेस किए हैं, किस साल में, 2022 में, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, इसमें हमने मज़ीद परचेजेस किया। कितने परचेजेस किया, मैं करता हूँ कि हमने 4000 की मज़ीद क्या किए, परचेजेस किए रुपीज़ की, ठीक हो गया, 4000 रुपये। तो अब मुझे ये बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, बिगिनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस है, ठीक है ना, हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि इसमें से क्या होगा, मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री इस साल बच गई है, ठीक है ना। ये क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आई एम सॉरी फॉर डैट, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। एंडिंग इन्वेंट्री इस साल 2021 में मेरे पास जो बच गई है, ठीक है ना, वो मेरे पास कितनी बची है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या हो गई, वो जो है ना वो क्या हो गई, वो मेरे पास 1000 यूनिट क्या हो गई, मेरे पास बच गई हैं, ठीक है ना। 1000 यूनिट थोड़ी रुपीज़ के, ठीक है ना, 1000 रुपीज़ की इन्वेंट्री क्या हो गई मेरे पास 2022 में बच गई है। अब डियर फार्मूला क्या है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस एंड इन्वेंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। बिगिनिंग इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, परचेज, इस साल के जो परचेज है हम प्लस करेंगे, और एंड इन्वेंट्री क्या होगा, हम इसमें से माइनस करेंगे, जो कि इस साल हमारे पास बच गई है। तो हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना आएगा, देखो इनको जमा करो, 2000 जमा 4000 कितने हो गए, 6000 हो गए, और 6000 में से 1000 क्या किया हमने, माइनस किया, जो कि एंडिंग इन्वेंट्री की मद में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 6000 माइनस 1000 क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, 5000 रुपये की हमारे पास क्या आ गया, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना उसकी क्या हो गया, वो कॉस्ट जो है ना वो आ गई है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने क्या किया, इस फार्मूले की मदद से हमने क्या किया, उसको हमने फाइंड क्या किया, वो कर लिया है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इस साल जो है ना वो जो हमारे जो हमने इस साल जो बेचे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। जो इस साल हमने इन्वेंट्री बेची है, ये उनकी क्या गई हमारे पास, वो कॉस्ट क्या हो गई, वो आ गई है, ठीक है ना। इसका नाम से भी ज़ाहिर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ हमने सेल की है उनकी कॉस्ट, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 2022 की लिए है वो कितनी है,
हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो मैंने ये न्यूमेरिकल की मदद से हमने क्या कि ये मैंने इस सवाल को क्या कि क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको पेपर में क्या होगा, बिगिनिंग इन्वेंट्री भी जो है ना वो गिवन होगा, ठीक है ना, या अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन होगा, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा वहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री गिवन होगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा, पिछला साल लिखा होगा, 2021 का साल लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि क्या होगा, ये एंडिंग इन्वेंट्री 2021 का है, तो अगले साल का क्या हो जाएगा, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। फिर उस साल के आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि इस चीज़ ने मज़ीद क्या किए हैं, परचेजेस किए हैं 2000 अगले साल में, ठीक है ना। और फिर एंडिंग इन्वेंट्री भी उसी साल का दिया होगा। तो आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, CGS को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा सुन, इसी तरह जो है ना ये देखो 2022 में जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बच गया, मैं कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है ना। तो ये जो एंडिंग इन्वेंट्री मेरा क्या बन गया, ये मेरे पास बच गई है, ठीक है ना, जिस तरह 2021 में बच गई थी। ये क्या होगा मेरे पास 2023 का क्या बन जाएगा, 2023 से क्या बन जाएगा, यही एंड इन्वेंट्री क्या होगी इसकी, वहाँ पर बिगिनिंग क्या होगी मेरे पास, इन्वेंट्री क्या होगी वहाँ पर मैं क्या होगी वो बन जाएगी, ठीक है, किसकी, 1000 रुपये, क्योंकि क्या होगा इसका बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा, ठीक है ना, 1000 रुपया। और फिर इस तरह 2023 में वो मज़ीद परचेजेस करेगा, फिर इसके बाद जो है ना उसके पास जो है ना कुछ और जो है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना 2023 में बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसमें से क्या करेंगे, जमा करेंगे, बिगिनिंग परचेज और एंडिंग हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास फिर क्या होगा 2023 में हम फिर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्या करेंगे उसको फाइंड कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2023 के लिए हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह जो है ना कॉन्सेप्ट को अपने मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम जो है ना वो MCQs और क्या करेंगे वो हम जो है ना वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लासिफाइड एज एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो क्या होती है, एज ए एक्सपेंस के तौर पर क्या होती है वो ट्रीट की जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। जिस तरह मैंने बताया है कि क्या है, जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या है, वो सारे डायरेक्ट कास्ट है, ठीक है। जो गुड्स आपने कंपनी ने सोल्ड की होती है और इनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है वो सारे क्या है वो इनके खर्चे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमेशा क्या होता है वो एज ए एक्सपेंस क्या होता है वो ट्रीट किया जाता है। ना ये एसेट है, ना ये लाइबिलिटी है, ना ये रेवेन्यू है, बल्कि ये क्या है सारे एक्सपेंसेस है जो कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को सोल्ड किया होता है या उनसे रिलेटेड जो इसने जितने भी एक्सपेंसेस किए होते हैं, इस तरह मैंने ये बताए हैं सारे एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, वो सारे कौन सी कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया जाता है, उस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट MCQ आ गया, वो कहता है कि द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है ना, यानी ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है जो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं कंपनीज, उनका मोस्टली, ठीक है ना, मोस्टली क्या होता है उनका लार्जेस्ट एक्सपेंस कौन सा होता है, यहाँ पर रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑफ दिस। तो इनका जो लार्जेस्ट एक्सपेंस होता है मोस्टली वो क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने सारा पिछले लेक्चर में बताया कि सारे क्या है वो डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है लार्जेस्ट एक्सपेंस जो है ना होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का, ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ ये है, वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एक्सक्लूड्स, यानी इसमें नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री वेजेस है, वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, कैरेज इनवर्ड है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल क्या होता है फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है, उसके ऊपर खर्चा लगता है ना, किसी गाड़ी में लाया जाता है, वो क्या क्या होता है कैरेज इनवर्ड होता है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे क्या है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। मैंने क्या बताया था कि मैंने वहाँ पर जो पिछले जो है ना वो बताया था कि क्या होते हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट कॉस्ट वो क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होते हैं वो आते हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं यहाँ पर एक मुझसे गलती हो गई थी कि यहाँ पर मैंने कैरेज आउटवर्ड लिख दिया, वो कैरेज आउटवर्ड क्या है वो इसमें नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉस्ट में कैरेज इनवर्ड सिर्फ आता है, यानी आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर लाते हैं, ठीक है ना। जब आप फैक्ट्री से बाहर मार्केट में कोई चीज़ें ले जाते हैं ना सेल करने के लिए, तो वो क्या होता है वो कैरेज आउटवर्ड तो होता है, लेकिन क्या होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना। वो क्या होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना। ये मुझसे गलती हो गई है, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सा आता है, सिर्फ कैरेज इनवर्ड आता है, यानी रॉ मटेरियल जब व्हीकल पे किसी गाड़ी में फैक्ट्री में लाया जाता है उसको कैरेज इनवर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। कैरेज आउटवर्ड मतलब ये कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कंपनी ने फैक्ट्री में कर दिया, अब वो मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए जा रही है, तो वो क्या होता है वो इनडायरेक्ट क्या होता है वो कॉस्ट होता है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आता, तो आपने उसको याद रखना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है फैक्ट्री का और एन फैक्ट्री की वेजेज और कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना, ये सारे क्या है डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और वो क्या होते हैं
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज में क्या कहना है, एक्सक्लूड। तो यहाँ पर क्या है, ऑफिस सप्लाइज एंड मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आते। ये सारे क्या है, उनको इनडायरेक्ट क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उनको कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है ना। आपने कोई प्रोडक्ट को आपने कोई बनाया है, आप अपने उसको सेल करना है मार्केट में, उसकी अपने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट जो है ना वो कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना। ऑफिस होता है, ऑफिस सप्लाइज, यानी मतलब ये कि मैंने पिछले वो में कहा था कि यहाँ पर मैंने कहा था सप्लाइज़ की मैंने बात की थी, ठीक है ना। सप्लाइज़ का मतलब ये कि स्टेशनरी वगैरह, पेन पेंसिल वगैरह हो गया, तो वो क्या हो गया, जब फैक्ट्री में यूज़ की जाती है, ठीक है ना, सप्लाइज़ फैक्ट्री में, ठीक है ना, स्टेशनरी का सामान, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री का कोई ऑफिस है, ठीक है ना, ऑफिस है जहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, लोग, ठीक है ना, कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पर कोई भी स्टेशनरी का सामान होता है और यूज़ होता है, तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होती है, वो आती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आती, ठीक है ना। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उसको अगर मैं उसको मज़ीद उसको बता दूँ को क्या होता है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो कहलाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कंपनी क्या करती है, इनकर करती है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या होती है, जो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को इनकर करती है, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाती है, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपने कोई मैनेजमेंट की, ठीक है ना, मैनेजमेंट की आपने कोई सैलरी देनी होती है, ठीक है ना, मैनेजमेंट का, ठीक है ना, उनकी सैलरीज होती है, तो वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो अभी क्या होती है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पर क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जो है ना वो क्या होते हैं, वो आते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आगे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने जितने भी यहाँ पर ख़र्चे बताए हैं ना, ये सारे ख़र्चे एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसको आपने याद करना है कि ये क्या, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। अब वो एमसीक्यू जो है ना वो इस तरह जो है ना बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको जो है ना वो बना के दी है, ठीक है, ठीक है। तो उसको याद रखना है। फिर आगे एमसीक्यू है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट्स, टोटल सेल या नन ऑफ दिस। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो सेल में से जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस की जाती है तो वो क्या होता है, CGS कहलाता है, ठीक है ना। जिन्होंने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है उनको जाना पता होगा, ठीक है ना। ये इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाई जाती है, ठीक है ना। मैं वो थोड़ा बता दूँ, रेवेन्यू है या सेल्स है, ठीक है ना, उसमें से क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना, ये इनकम स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। जब रेवेन्यूज़ है या सेल्स है, इसमें से कंपनी ने जितनी रेवेन्यू या सेल्स की है उसमें से जो CGS है, जिसको मैंने कहा था कि क्या है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट है कंपनी के लिए। जब ये माइनस की जाती है तो फिर पीछे क्या रह जाता है, पीछे क्या रह जाता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, वो रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, तो इसलिए मैंने क्या है कि सेल में से क्या होती है, जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस की जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है, पीछे क्या रह जाता है, पीछे हमारे पास है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह बताया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है, सेल में से जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस की जाती है तो हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना कि आप हो सकता है आपसे MCQs में क्या होता है, उसे आपसे क्या कि वो पूछ लिया जाए, ठीक है ना। इस फार्मूले को आपने क्या करना है, वो याद रखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। इस फार्मूले को आपने क्या करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। कि यार जब जो ना सेल में से जो ना वो सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ना वो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या होता है उसको पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम जो ना वो जब सेल्स या रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की जाती है तो हम जो ना ग्रॉस प्रॉफिट पहुंच जाते हैं। जब सेल में से क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि सेल में से जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस की जाती है तो फिर क्या होता है, CGS को जो ना हम उसके ऊपर पहुँच जाते हैं, हम जो ना वो CGS कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट के ऊपर क्या करूँगा, मैं वीडियो डालूँगा। और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर चाहे क्या वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, ठीक है ना, या कंपाउंड या क्या हो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, ठीक है ना। इसके जो फार्मूले हैं, ठीक है ना, ये आपने खुद यूट्यूब पे जो है इसको सर्च करना है। बहुत सारे जो है वीडियो इसके ऊपर पड़े हुए हैं, बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो मैं ये जो पार्ट नहीं करवाऊँगा, ये बिल्कुल सिंपल है, फार्मूले है, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है ना पड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये पार्ट रह गया, ये तीनों मैंने कर लिए हैं और अब ये पार्ट रह गया है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है ना वो कवर करवा दूँगा, ठीक है।
कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो ना कमेंट बॉक्स में जो ना वो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन जो ना वो आपको जो ना वो आया करे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।